सोहित मिश्रा ने इस बीच, क्योंकि ये दिल्ली मुंबई हॉटलाइन है, तो कुछ दिल्ली में भी होता है, कुछ महाराष्ट्र में भी होता है और देश के अलग अलग कोनों में भी होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सोहित, अ, अजीत पवार की मौत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसको लेकर के हमने देखा कि बहुत शक और सवाल परिवार की तरफ से ही उठाए गए। इस हफ्ते आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरा पहले तो पर्सपेक्टिव में लाएं कि परिवार क्या मानता है, अजीत पवार की मौत एक्सीडेंट था या फिर संयोग था या प्रयोग था। जी। तो दर्शकों को मैं संकेत पहले समझा दूं कि एक जो इंटरव्यू मैंने किया है वो रोहित पवार का किया है। अब रोहित पवार जो है वो महाराष्ट्र में विधायक हैं, एमएलए हैं, एनसीपी शरद पवार के गुट से आते हैं। आप सभी को पता है एनसीपी दो गुट में है, एक अजीत पवार के पास थी, एक शरद पवार के पास। अच्छा संकेत, हुआ ये कि 28 जनवरी को अजीत पवार जब बारामती जा रहे थे चुनाव के प्रचार के लिए, तब उनके प्लेन का एक्सीडेंट हो गया, उनकी मौत हो गई। 2 महीने लग गए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत के बाद एफआईआर फाइल करने के लिए। एक एफआईआर जहां पर परिवार वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं। यहां पर रोहित पवार की ओर से 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई में और दिल्ली में किया गया। इसके बाद 2 हफ्ते लग गए संकेत एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कि क्या कहीं पर कुछ गड़बड़ तो नहीं थी। और आप मानेंगे, यकीन मानेंगे कि यह एफआईआर महाराष्ट्र में नहीं हुआ। इसे एक जीरो एफआईआर करते हुए कर्नाटक में इसे दर्ज करना पड़ा, जिसे बाद में महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो होम मिनिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस के पास है, जो अजीत पवार के साथ 2019 में एक दिन के लिए भी वो मुख्यमंत्री बने थे, 2022 में ये लोग एक बार फिर से 23 में साथ में आए थे, 24 से साथ में थे, ये लोग एक साथ रहने के बावजूद महाराष्ट्र की सरकार ने अब तक एक एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अच्छा, यहां पर मैंने जब रोहित पवार का इंटरव्यू भी किया, यहां पर मैंने पूछा कि आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि क्या हुआ था जिस दिन ये मौत हुई थी उसी दिन 2-3 घंटे के भीतर शरद पवार वहां पर आए थे और उन्होंने रोते हुए एक पेपर पर पढ़ते हुए कहा था कि इसमें आप कुछ गलत नहीं समझे, ये महज एक हादसा है। और मैंने पूछा भी कि अरे आपके दादा ने तो ये बात कहा था, तो उन्होंने कहा हमें सभी को पहले शुरुआत में यही लगा कि ये एक हादसा है। और अगले दिन संकेत 10-12 लाख लोग वहां पर अंतिम संस्कार के लिए आ रहे थे। ऐसे में अगर कहीं पर सवाल उठता पहले ही दिन, तो अगले दिन बारामती और इसके आसपास के जो हालात है वो बिगड़ सकते थे। उसके बाद रोहित पवार ने अपनी ओर से कई सारी जांच की, तो उन्हें पता चला, आप यहां पर देखिए कि क्या क्या हुआ है। 27 तारीख को पहले अजीत पवार बाई रोड जाने वाले थे पुणे और वहां से बारामती, यूजुअली वो वैसे ही करते हैं। अचानक से उनके पास कोई एक काम लेकर आ जाता है, उन्हें देरी हो जाती है, वो नहीं जाते हैं। 28 को वो जाते हैं, फिर कहते हैं कि ठीक है मैं प्लेन से जाऊंगा। अच्छा, प्लेन से जाने वाले रहते हैं, पहले जो पायलट और को पायलट रहते हैं वो कोई और होता है। अचानक से पायलट और को पायलट को लास्ट मिनट में बदल दिया जाता है। जब ये हादसा होता है या जब ये एक्सीडेंट होता है, प्लेन को जिस रनवे पर लैंड करना था, उस रनवे का लैंड की परमिशन मिलने के बावजूद उसने दूसरे रनवे का लैंडिंग परमिशन मांगा। और आखिरी के जो 5 सेकंड की ऑडियो रिकॉर्ड हुई है, उसमें जो को पायलट है शांभवी पाठक, उसकी आवाज आ रही है, वो ओशिट 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 बोल रही है। लेकिन आमतौर पर अगर ऐसा कुछ होता है, जो पायलट है वो मेडे 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 बोलता है। पायलट की कोई भी बयान वहां पर मौजूद नहीं है। कम से कम 5000 मीटर्स की विजिबिलिटी होने पर ही आप जब भी किसी बड़े वीआईपी वीवीआईपी को लेकर जाते हैं, तब वो होना चाहिए। यहाँ पर 3000 से कम की विजिबिलिटी थी, फिर भी वो चले गए। अच्छा, अजीत पवार के फोन को कुछ नहीं हुआ वहां पर, क्योंकि मैं गया हुआ था, कई सारे दस्तावेज यहाँ वहां स्कैटर्ड थे, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ब्लैक बॉक्स था उसके बारे में इनका कहना है कि ब्लैक बॉक्स जल गया। अब होता यह है कि बहुत ऐसे, ये तो नहीं है कि ये पहला हादसा हुआ, इससे बड़े बड़े हादसे में संकेत ब्लैक बॉक्स जो है उसे रिट्रीव किया गया है। पानी के अंदर 3000 मीटर अंदर तक ब्लैक बॉक्स को आप 1 महीने के रख ले अंदर, तब भी उसे रिट्रीव कर लिया जाता है, इसमें वो भी नहीं हुआ। ऐसे कई सारे बातें जो है एक के बाद एक बाहर आते हुए नजर आई हैं। और मांग क्या थी? अगर आपको लगता है कि ये एक्सीडेंट है, परिवार के लोगों को लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, तो आप इसकी जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर इतना समय लगा, और वो भी कर्नाटक पे हुआ, तो इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने लगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल रोहित पवार ये सवाल उठा रहे हैं। अजीत पवार के बेटे जय पवार ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उन्होंने खुद ने, जिस कंपनी है वीएसआर नामक कंपनी है जिसकी ये जहाज थी, उसके बेटे को कैप्टन सीट पर सोने वाला एक वीडियो उन्होंने दिखाया कि दूसरा जो पायलट है वो चला रहा है, वो दूसरा पायलट सीट पर उनका बेटा जो है रोहित सिंह, वो सोया हुआ है। ऐसे वीडियो सामने खुद अजीत पवार के बेटे ने डाले। 2 बार उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन किसी के दबाव के चलते दोनों बार उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसे कैंसिल कर दिया।
अच्छा, यहाँ पर केवल अजीत पवार के मौत को लेकर क्यों सवाल उठ रहा है, क्योंकि उसके बाद भी कई सारी चीजें हुई है जिसकी वजह से इनका कम से कम ये कहना है कि ये कोइंसिडेंस है या कॉन्स्पिरेसी है। अब हालांकि मैं और आप दोनों हम ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करते, लेकिन अजीत पवार के मौत के कुछ दिन पहले मुंबई में उनके घर के बाहर कोई ब्लैक मैजिक करके चला गया था, तब वो बड़ी खबर बनी थी। किसी को पता नहीं था, किसी ने कनेक्ट नहीं किया था। अजीत पवार मर जाते हैं, 2 दिन बाद खुद पीयूष गोयल जो हैं उनकी ओर से कहीं ना कहीं पीटीआई का मुझे लगता है इंटरव्यू था, जहां पर वो कह देते हैं कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा, तब तो बात ही नहीं चल रही थी। फिर ये भी एक लेटर सामने आया है जहां पर प्रफुल्ल पटेल जो बड़े नेता हैं, साथ ही साथ सुनील तटकरे एक और बड़े नेता हैं, उनकी ओर से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा गया कि आप वर्किंग प्रेसिडेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर रहे हैं, पूरी ताकत दे दीजिए। तब जब सुनेत्रा पवार जो अजीत पवार की पत्नी है, उनका नाम सामने नहीं आया था। फिर जब सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाया गया, फिर सुनेत्रा पवार को एक चिट्ठी वापस लिखनी पड़ी इलेक्शन कमीशन को कि मेरे पति के मरने के बाद और मेरे अध्यक्ष बनने के बीच में जो भी आपको लेटर आए हैं आपको उसे मान्य नहीं करना है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है लगातार कि क्या कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाए, या क्या कहीं ये प्लानिंग से तो नहीं किया गया। ऐसे सवाल बहुत सारे मौजूद हैं। आप लेटर किस बेसिस पर लिख रहे हैं, ये सवाल है। एन मौके पर आपने पायलट को कैसे बदल दिया, और वो पायलट का पहले का कई ड्रिंकिंग का मामला, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं। लेकिन एक एफआईआर दर्ज करने के लिए, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, 11 बार बजट प्रेजेंट कर चुके हैं, उनके लिए इतना समय क्यों? और संकेत, इसे आप मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि एक लार्जर पिक्चर में आप ऐसे भी देखिए। आपको याद है संकेत, जब कोरोना काल चल रहा था, सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, नहीं तब इतना बड़ा बवाल बन गया था कि सीआईडी को दिया, फिर सीबीआई को दिया, इतना पूरा हंगामा हुआ था। दिल्ली से एंकर्स मुंबई आए थे। ये तो आपके साथ सत्ता में मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, बड़े पद पर थे, और अचानक से उनके प्लेन का हादसा हो जाना। अच्छा, और हादसे से पहले भी दोनों एनसीपी के एक साथ आने की बात हो रही थी। अगर उस समय का आप हेडलाइंस देखें तो अजीत पवार बीजेपी के करप्शन पर सवाल उठा रहे थे लोकल इलेक्शंस में, क्योंकि वो लोग अलग अलग लड़ रहे थे। तो इसलिए ये कोइंसिडेंस है या फिर आप ये समझ ले कि ये कॉन्स्पिरेसी है, इससे लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं रोहित पवार बात कर रहे हैं। वो आपके दिल्ली में आकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल हर किसी से मिल रहे हैं। राज्यसभा और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठा, लेकिन महाराष्ट्र में जितनी बात इस पर होनी चाहिए थी, उनका मानना है कि उतनी नहीं हो रही है, और इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा अब भी बरकरार है। क्या इसे लेकर कोई जांच की जाएगी, नहीं की जाएगी? क्यों महाराष्ट्र की सरकार एक बेसिक एफआईआर से डर रही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा संकेत मुझे लगता है कि अब भी बरकरार है। सोहित, मुझे ये बताइए कि जो पवार परिवार है, खास तौर से ये शरद पवार गुट, क्या वो खुल करके ये आरोप लगा रहा है कि जांच इसलिए धीमी की जा रही है क्योंकि somebody did not want अजीत पवार अराउंड, और इस वजह से ये एक कॉन्स्पिरेसी है, कोइंसिडेंस नहीं? क्या ये आरोप खुल करके रोहित पवार या फिर पवार परिवार में किसी ने लगाया है? बिल्कुल, रोहित पवार खुद कह रहे हैं और उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाए, दिसंबर में कुछ इलेक्शंस जो हुए थे, लोकल बॉडी इलेक्शंस, कई जगहों पर जो दोनों एनसीपी थे वो एक साथ आकर इस चुनाव को लड़ रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि अजित पवार और शरद पवार के बीच में बातचीत भी हो गई थी कि जो जिला परिषद के चुनाव हैं उसके बाद दोनों एनसीपी एक साथ मर्ज हो जाएगी। अब रोहित पवार का कहना यह है कि अगर एनसीपी एक बार फिर से मर्ज हो जाती है तो उसके सर्वे सर्वा बन जाते हैं शरद पवार, पवार परिवार फिर से मजबूत हो जाता है। ऐसे कई लोग जो सोच रहे थे कि अब पार्टी को हम चलाएंगे, उन्हें इससे परेशानी हो जाएगी। रोहित पवार तो एक स्टेप आगे भी चले गए कि अगर अजित पवार बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलने लगे थे तो आप ये मान ले कि अगर हम एक साथ आए तो दो ही चीज हो सकता है, या तो हमारे पार्टी के लोग सत्ता में जाएंगे या फिर अजित पवार विपक्ष में आएंगे। और उनका कहना ये तो हमारे बीच की बात थी। कई लोग थे जो इससे खुश नहीं थे, और क्या उन्हीं लोगों ने ऐसा किया? नहीं तो पीयूष गोयल ने कैसे तय कर लिया था कि प्रफुल्ल पटेल ही अध्यक्ष होंगे? वो ये बात मीडिया में भी कह रहे हैं, बाद में उनकी ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इतनी चीजें एक के बाद एक जो हुई हैं, और इतना आरोप, और ये नाम लेकर क्योंकि आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है कि कुछ लोग कुछ चाह रहे थे। क्या हत्या हुई है या नहीं हुई है ये पता नहीं है, लेकिन क्या साजिश थी या नहीं थी ये कैसे पता चलेगा? जांच से। लेकिन उसके लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करना होगा। अब एआईबी की ओर से क्योंकि जांच की जा रही है, और देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि एआईबी की जब रिपोर्ट आएगी तब उसके बाद हम तय करेंगे कि एफआईआर होगा या नहीं होगा।
एएआईबी ने 2023 में संकेत एक ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ था मुंबई एयरपोर्ट के पास में, उसकी रिपोर्ट 2026 में अब तक नहीं दी हुई है। तो इनका कहना है इसका रिपोर्ट आप कब देंगे, तब तक सबूतों का क्या हो जाएगा। इसलिए ये जो मुद्दा है और आखिरी दिन महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा था, मुझे लगता है कल परसों सुप्रिया सुळे ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया, और यहाँ पर तो ये भी कह रहे हैं कि अजित पवार के बेटे पर ही कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस मत लो। तो एक के बाद एक क्योंकि इतनी चीजें हो रही हैं और ये सवाल उठ रहा है, ये अटपटा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के समय जो इंसाफ दिलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हुए जांच करा रहे थे, केंद्र से मीडिया को भेज रहे थे, वो आपके साथ ही सत्ता में मौजूद लोगों के मौत के बाद, छोटा मोटा आदमी नहीं, एक वीआईपी आदमी के मौत के बाद अगर उनकी ओर से एक महज एफआईआर नहीं होता है, और एक वीवीआईपी आदमी के एफआईआर के लिए 2 महीने लग जाते हैं, वो भी 0 एफआईआर जो आप देश में कहीं पर भी फाइल कर सकते हैं, कर्नाटक में आप करके उसे महाराष्ट्र में ट्रांसफर करना पड़ता है। ये एक बड़ा सवाल है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं रोहित पवार का मैंने ये इंटरव्यू किया है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपका ये कहना है कि पवार परिवार पॉलिटिकल एलिमिनेशन का आरोप लगा रहा है। और ये तो देखिए क्या है कि जब एआईबी, आपने एकदम सही कहा, और वो बहुत लंबा समय लेते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश या उससे पहले के जो प्लेन क्रैश हैं, साल साल 2-2 3-3 साल लग जाते हैं रिपोर्ट्स आने में। और क्या है कि जब वो रिपोर्ट नहीं आएगी तो वो चीजें चलती चली जाएंगी। एक तो बड़ा कन्वीनियंट है पिछले केसेस में पायलट को ब्लेम कर देना, तो उसको लेकर के भी है। एनीवे, तो ये बड़ा गंभीर आरोप है। और सबसे बड़ी बात जो सोहित ने बताया, एफआईआर ना रजिस्टर करना, देखिए यहां से शक, अगर परिवार को ये महसूस हो रहा है, देखिए ये भी हो सकता है कि बीजेपी ये आरोप लगाए कि ये शरद पवार गुट हो सकता है आपदा में अवसर खोजने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे कि सोहित ने बताया कि अजीत पवार के अपने पुत्र भी इसी तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो फिर चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो, एक एफआईआर तो आप फाइल कर सकते थे। एफआईआर फाइल ना करना ये शक पैदा करता है।